अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज। मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, नून लीग ऐसे दोराहे पर आन खड़ी हुई है कि आगे कुआं पीछे खाई वाला मामला है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने नून लीगी हुकूमत के लिए कहा था कि टिकटॉक का वक्त शुरू हो गया है। लगता है घड़ी की वो टिकटॉक अभी भी चल रही है, क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। पीपल्स पार्टी अभी भी नून लीग पर धांधली का इल्ज़ाम लगाने के साथ साथ फॉर्म 47 के ताने भी दे रही है, जबकि दूसरी तरफ मुल्क में नए सूबे और इंतज़ामी यूनिट्स बनाने के हवाले से MKM मुतहरिक है और कौमी डायलॉग भी शुरू कर दिया गया है। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में सूबे या उसकी तकसीम के हवाले से कोई भी जवाब देने से जो है परहेज़ किया, बल्कि जो जवाब दिया वो टका सा जवाब है कि कुछ भी हो जाए सिंध को तकसीम नहीं होने देंगे। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी नून लीग को टफ टाइम देने के लिए 27 सितंबर की डेट दे चुकी है। वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी ने ऐलान किया है कि 27 सितंबर को वो 20 लाख लोगों को लेकर खुद इस काफ़िले को लीड करेंगे और इस्लामाबाद का रुख करेंगे। अब जहां नून लीग का अपने इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के साथ मामला नाजुक मोड़ पे आ चुका है, वहाँ तहरीक इंसाफ के साथ पहले जैसा क्रैकडाउन करना नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। अब इस सिचुएशन में, ऐसे हालात में शहबाज शरीफ अपनी हुकूमत बनाने के लिए या उसे बचाने के लिए कौन कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्या 27 सितंबर की कॉल कामयाब होगी भी या नहीं, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक वफाकी वज़ीर, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमर जवान कारा साहब ने। कारा साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कारा साहब, सूबों के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बड़ा फर्म मौक़िफ़ है। सईद गनी साहब ने भी बोला है कि सिंध में सूबे के लिए MKM उछल रही है, जो मर्ज़ी कर ले सूबा नहीं बनेगा। और ऐसा लग रहा है कि किसी हद तक नून लीग भी थोड़ी सी रिलक्टेंट दिखाई देती है। पहले शायद इतनी नहीं थी, लेकिन अभी हो रही है। तो ये जो हवा चली है, ये लहर है, या यूं कह लें कि हवा बनाई गई है या बन चुकी है, ये पहली दफ़ा तो नहीं बनी सूबों से मुतालिक। तो क्या ऐसा तासुर आ रहा है कहीं से कि 28वीं तरमीम विल ऑल बी अबाउट न्यू डिविजन्स, नए सूबे, इख्तियारात का जो बहाव है उसको तब्दील करना और साथ ही साथ लोकल बॉडीज़ को मजबूत करना? तो पीपल्स पार्टी क्या इस मौके पे कायम रहेगी? पीपल्स पार्टी एक आईनी पोजीशन पे खड़ी है। जिस सूबे के अंदर सूबे बनाने की तजवीज आ सकती है, उसको वो आइन के मुताबिक प्रोसीड करना चाहिए, वो जो भी सूबा हो। अगर MKM सिंध के अंदर कोई नया सूबा बनाना चाहती है तो आइन के मुताबिक वो आगे तारुफ कर ले। जमातों को मजबूर तो नहीं किया जा सकता, अवाम को मजबूर तो नहीं किया जा सकता। असेंबलियों के अंदर कानून के मुताबिक काम चलना है। इसी तरह पंजाब के अंदर अगर कोई चाहता है तो बना ले। पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि आप पहले ही बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं, आइन से तजावज की बात नहीं होनी चाहिए। आइन के अंदर रहते हुए जो चाहता है कोशिश करे। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप अवाम के अंदर बहस करें, अवाम को इस बात पे कायल करें, और इलेक्शन के अंदर वो जमातें ये नारा लेके जाएं, ये मुकदमा लेके जाएं कि हम ये सूबा नया बनाना चाहते हैं। अगर उस सूबे के लोग उनको मेजॉरिटी में वोट देते हैं और वो 2/3 अक्सरियत सिक्योर कर लेते हैं तो उनको तहर्रुक कर लेना चाहिए। ये बड़ा सिंपल कुलिया है। इसके अलावा जो तसव्वुर है कि जी छोटे सूबे बना देने से गवर्नेंस इंप्रूव हो जाएगी, तो पहली बात तो ये है कि जब हम ये कहते हैं कि सूबे छोटे बना दें गवर्नेंस इंप्रूव हो जाएगी, इसका मतलब ये है कि हम वफाकी हुकूमत से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ सब ठीक है। वफाकी हुकूमत के इदारे, वफाकी हुकूमत के वजारतें, वो सब ठीक चल रही हैं। सिर्फ सूबों के अंदर मसला है, लिहाजा नए सूबे बना दिए जाएं। और जो आइन के अंदर रहते हुए तरीका कार है, उस पे जिसको एक तरफ रखते हुए बातें की जा रही है। आइन ये कहता है कि पाकिस्तान में 3 टियर्स के ऊपर मुश्तमिल गवर्नमेंट होगी। पहला टियर है फेडरल गवर्नमेंट का, दूसरा टियर है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, और तीसरा टियर है लोकल गवर्नमेंट का। फेडरल टियर की गवर्नमेंट हम कैसे बनाते हैं, कैसे इंतखाब होते हैं, कैसे चलती है, कभी अदालत, कभी बाकी, कभी आप, मैं, कभी आप, हम उसको कितना चलने देते हैं, ये एक और बहस। लेकिन जैसे तैसे बहरहाल एक प्रोसेस है जमहूरी, वो चल रहा है।
लेकिन उसको शायद जमहूरी भी कहना पूरी तरह मुनासिब लेकिन नहीं ऐसा होगा, ऐसा महसूस होता है वो कि है। अगर 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 पंजाब की तकसीम की बात करें फॉर एग्जांपल, पंजाब में ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी उस तरीके से अपना वापस हिस्सा लेने की कोशिश तो कर रही है, और आए दिन आए रोज़ आपको भी पता है पंजाब में पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान एक रस्साकशी धीमी आंच पे चल तो रही है। तो सिंध में तो आप लोग तकसीम नहीं चाहते कि दीगर सूबे बनाए जाएं, उसके ऊपर आप कह रहे हैं कि जो आइन है उसके दायरे में रहकर बात करनी चाहिए। लेकिन अगर पंजाब इस हवाले से लोगों से रेफरेंडम हो जाता है, जैसे जनूबी पंजाब सूबे के ऊपर ऑलमोस्ट द वर्क इज़ डन, तो क्या उस पर पीपल्स पार्टी को कोई एतराज़ है मजीद सूबे अगर बन जाते हैं? देखिए, पंजाब के अंदर सूबे बनाने की तहरीक बड़ी पुरानी है। बलोच अपने बहावलपुर सूबे की या सरायकी सूबे की, जी बिल्कुल। तो उसके लिए तो पंजाब असेंबली में एक रेजोल्यूशन भी हुआ था जो आईनी तकाजा है, जो वे फॉरवर्ड है। उसके ऊपर अगर कोई तहर्रक करना चाहता है तो पीपल्स पार्टी को भले एतराज हो भी तो वो मैटर नहीं करता, इसलिए कि अगर आईनी तौर पे तकाजा पूरा किया गया है तो क्यों ना सूबा बना लिया जाए। बिल्कुल इसी तरह अगर सिंध में तकाजा पूरा होता है, हमें अच्छा लगे बुरा लगे, सूबा बन सकेगा। हम कोई तलवार और तीर लेके थोड़ा खड़े हो जाएंगे, हम तो एक आईनी तकाजा पूरा कर रहे हैं ना जी। ठीक। सो इसे समझने की जरूरत है कि पीपल्स पार्टी कोई पंजाब की तकसीम की बात नहीं कर रही। पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि पंजाब के सूबे से एक तहरीक आई थी, अगर वो अलाइव है तो उसके ऊपर आगे प्रोसीड करना चाहिए। ठीक। कारी साहब, अभी आप लोगों के मामला कहाँ तक पहुँचे नून लीग के साथ? क्योंकि वो जो उल्टी गिनती बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने शुरू करने का कहा था, वो ऐसा लगता है कहीं बीच रास्ते रुक गई है और अब नून लीग कोई गिनती सीधी कर रही है। तो मामला सेटल डाउन हुए हैं क्योंकि आज़ाद कश्मीर में दे वेरी क्लोज टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। पहली गुजारिश तो ये है कि अभी आपका पिछला सवाल क्योंकि रहता था, मैं उसको पहले एड्रेस कर लें। इस बात से ज्यादा अहम बात है, इस बात में तो हमने वैसे ही ऐसे मसाला मसूला ही लगाना है ना। वो जो गुफ्तगू है कि जी आपके यहाँ एक थर्ड टियर है जो अवाम के करीब तरीन की हाकमियत है, वो लोकल गवर्नमेंट का निजाम है। क्यों ना हम उस निजाम के ऊपर काम करें और उसके ऊपर इत्तफाक राय करें। लोकल गवर्नमेंट को जिस तरह सूबाई और मरकजी हुकूमतों को या असम्बलियों को आइन तहफ़्फ़ुज़ देता है कि उनकी एक मुद्दत है, उस मुद्दत मुकम्मल होने पे या कबल अज वक्त अगर असम्बलियां डिसॉल्व हो जाती है किसी वजह से, तो 2 से 3 महीने के अंदर अंदर इंतखाब हो जाएंगे और नया निज़ाम आ जाएगा और नई जो बॉडी आ जाएगी। इसी तरह मकामी हुकूमतों को भी आईनी प्रोटेक्शन दें और सूबों को कहें कि वो उनको न सिर्फ इख्तियारात दें बल्कि वो वसाइल जो मरकज से लेके सूबों को दिए गए 18वीं तरमीम में, यहाँ पे हमसे भी गलती हुई, उस वक्त इसको एड्रेस करना चाहिए था कि सूबों को पाबंद करते। अब सूबे उसके ऊपर बादशाह बन के बैठ गए हैं, तो वो वसाइल सूबों से जिलों को तकसीम कराएं। आपका लोकल गवर्नमेंट का मिसाल जो मसला जो है वो हल हो जाएगा, सर्विस डिलीवरी बेहतर हो जाएगी और ये आईनी स्ट्रक्चर के अंदर रहते हुए होगा। रही बात हमारी और मुस्लिम लीग की चिट चैट की या उल्टी गिनती की, तो वो बिलावल साहब ने जो बातें की थी उसको उसके अपने तनाजुर में बयान करने की जरूरत है। और वो ये है, उन्होंने कहा था कि हमसे, और ये कब कहा, पहले फेज में जब इलेक्शन हो गया और उस इलेक्शन में वाज़े तौर पे धांधली की गई और हमने उसके सबूत फराहम किए, उस पे हमने कहा कि अगर अमल ये ना रुका और हमारा मैंडेट छीनने की कोशिश की गई तो हमारा आपके साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। और ये जो बात कहा कि कहीं कि जी पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा जीबी में जीती है लिहाजा वहां एतराज नहीं करती, यहाँ हार गई है तो एतराज करती है। पीपल्स पार्टी ने जीबी में इलेक्शन जीतने के बावजूद भरपूर एहतजाज किया था, भरपूर उसका इजहार किया था कि वहां धांधली करके हमारी सीटें कम की गई है, वहां भी हमसे मैंडेट छीनने की कोशिश की गई, लेकिन हमारा वहां तादाद इतनी थी कि नहीं छीनी जा सकी। यहाँ पे तो बड़ा वाज़े तौर पे खुलेआम हुआ। तो तलखी बहरहाल मौजूद है और सियासी जमातें हालात को देख के फैसले करती हैं। उसके ऊपर पीपल्स पार्टी की क़यादत बैठेगी और फैसला करेगी, लेकिन ये भी जरूर ज़हन में रखेगी कि इस वक्त मुल्क के हालात क्या हैं, रीजन के क्या हालात हैं और किसी अनसर्टेनिटी को हवा देना,
मुल्क के लिए बेहतर है या नहीं है, ये चीजें देख के पीपल्स पार्टी फैसले करे। ठीक है, यानी हम ये आपकी बात से, आपकी गुफ्तगू से ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शायद वो जो बातें चल रही थी कि आप हाथ खींच लेंगे, वो मजबूरी और ज़रूरी वाली जो लाइन जरदारी साहब ने बोली थी वो शायद करामत साबित होगी और ना मजबूरी होगी ना ज़रूरी होगी। तो आप कह रहे हैं कि हम हालात व वाक़यात देख कर फैसला लेंगे, विच मीन्स कि अभी तो आप गवर्नमेंट को कहीं किसी तरह से डैमेज नहीं पहुँचा रहे वफाक में। देखिए, हम अभी कुछ दिनों में हमारी पार्टी की मीटिंग होगी, उसमें फैसला करेंगे। सवाल ये है कि क्या आपने इस गुस्से में, जो कि हमारा जायज गुस्सा है कि हमसे मैंडेट छीना गया है, इस गुस्से में क्या किसी बड़े नुकसान का अगर एहतमाल हो, अगर हम बैठ के इस पे मशवरा करते हैं, डायलॉग करते हैं और ये फैसला होता है कि इससे नुकसान होने का एहतमाल है मुल्क का, तो क्या मुल्क का नुकसान करना चाहिए? हमारी दानिश में ऐसा नहीं है, लेकिन इसका फैसला जब पार्टी के अंदर डिटेल डिबेट होगी तो तभी किया जा सकेगा। अभी इस पे कुछ बात नहीं की जा सकती। ठीक है, अच्छा, ये जो आइडिया था जिस पे बिलावल साहब ने एक बार फिर जब ज़ाहिर स्पीच भी की, उसके बाद मुलाकातें भी हुई हैं, आसिफ जरदारी साहब की भी हुई हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन बिलावल साहब ने एक बार फिर पहले एक बार कहा था 2.5 साल के फॉर्मूले की बात जलसे में की थी कि कहा जा रहा है कि 2.5 साल आप आ जाएं वज़ीर आज़म। फिर एक बार उन्होंने रिसेंटली कश्मीर के मौके पर उन्होंने कहा कि 2.5 साल का कहा गया। ये जो 2.5 साल का फॉर्मूला है कारा साहब, क्या ये अभी भी नून लीग की तरफ से पीपल्स पार्टी को अवेलेबल है और क्या आप लोग इंटरेस्टेड हैं या आप लोगों ने इसे डन एंड डस्टेड कर दिया हुआ है ऑलरेडी? हम इसको कैटेगोरिकली बयान कर चुके हैं कि जब ये हुकूमत बनी थी तब ये मामला डिस्कस हुआ एंड देयर एंड देन खत्म हो गया। ठीक, यानी कि आप कह रहे हैं कि इस पे पीपल्स पार्टी इंटरेस्ट नहीं लेगी और कोई इंटरेस्ट है भी नहीं और हमने बता दिया कि हम ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं लेगी, ये बात हमने तय कर दी थी। और उसके बाद भी बिलावल साहब ने बाकायदा कहा था कि शहबाज शरीफ साहब 5 साल के लिए हमारे वजीर आजम है, हम उनके खिलाफ बिल्कुल उनसे कोई ना इक़्तिदार शेयर कर रहे हैं ना 2.5 साल के किसी फार्मूले को डिस्कस भी कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, लास्टली मैं कारा साहब आपसे पूछना चाहूँगी, मुल्क के अंदर कुछ अगर हम ये कहें तो ये गलत होगा, मैं भी अपनी नौकरी के साथ अनजस्टिफाइड बात करूँगी कि बहुत अच्छे हालात हैं, मुल्क फ्लरिश कर रहा है, गरीब आदमी की सुनी जा रही है, तो ये कतई झूठ होगा इस वक्त जो अभी राइट नाउ एज वी टॉकिंग। ज़ाहिर है कि हुकूमत से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, मैं नून लीग की बात कर रही हूँ, वफाक की बात कर रही हूँ, जिस पे वो कोशिश कर रहे हैं, दिखती भी है, लेकिन उस तरीके से कारामत शायद साबित नहीं हो रही है। फॉर एग्जांपल कश्मीर वाला एक बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं कि इम्पॉर्टेंट इशू है, जिसे हुकूमत शायद आज नहीं तो कल वो जिस तरीके से भी हैंडल कर रही है, बट उस पर जवाबदेही तो होगी। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पे आने की बात कर रही है, आप लोग उनसे नाखुश हैं, खुश दिखाई नहीं देते, लेकिन उसके बावजूद यूँ लगता है कि नून लीग के पास कोई जादू की छड़ी है जिसे वो घुमाते हैं तो कभी कभी वो काम कर जाती है और थोड़ा सा वक्त जो है ना, पंजाबी जी के अंदर वक्त लंघ जाता है। आपको ये सब कुछ कितनी देर तक चलता दिखाई देता है? क्या आपको लगता है, आप लोग भी अपोजिशन में रहे हैं, अपोजिशन की बड़ी पावर होती है, ख़ास करके जब एक सूबे पे हुकूमत भी हो एक जमात की, कि 27 सितंबर की जो पीटीआई की कॉल है, क्या इसे वाकई हम प्रेशर में लें कि नून लीग के लिए कोई ख़तरे की घंटी है, यहाँ आप उनके साथ खड़े होंगे या यू विल लेट देम हैंडल देयर वे? हमने सब कुछ कहा, लेकिन अगर पीटीआई करने को तैयार नहीं थी तो हम क्या कर सकते हैं? ये तो आज तक पीटीआई ने खुद ही फैसला किया कि हम इस सारे अमल में सोलो खेलेंगे, हम अपने तौर पे इस मुल्क के सारे निजाम को दुरुस्त करेंगे, हम इसमें सारी इक्वेशंस को दुरुस्त खुद ही कर लेंगे। तो ये रास्ते तो उन्होंने बंद किए, हमने तो कभी नहीं किया। हमने तो हमेशा उनको डायलॉग की बात की। हाँ, तहरीक चलाने के लिए अगर वो तहरीक चलाना चाहते हैं तो पहले भी तहरीकें चला के देख चुके। अब उस तहरीक में कौन सी नई जान आ जाएगी? उनकी जमात के अंदर तो डिवीजन और बड़ी हो गई, बड़ी वादे हो गई। लिहाजा मैं नहीं समझता कि इस अमल में वो कोई बड़ा कारहाय नुमायां कर पाएंगे। कायर साहब, लेकिन वो डिवीज़न तो बिल्कुल वाज़े है, उनकी जमात में मौक़िफ़ बहुत सारे हैं, लेकिन उनका एक प्रॉब्लम तो सोल है और वो ये है कि 8 महीने हो गए खान साहब से मुलाकात नहीं हुई। आपने भी मेरे शो में अक्सर कहा है कि ये वाली चीज़ें जमहूरी नहीं होती, मुलाकात होनी चाहिए। तो क्या ये कोई जमात इतना भी हक़ नहीं रखती है कि अगर वो मुलाकात करना चाहती है, वो खुद भी गारंटी की बात कर रहे हैं कि मैं गारंटी देने को तैयार हूँ, तो एक मुलाकात तो हुकूमत को करा देनी चाहिए कि वो माजी में क्या दबाव डाल सके। अब तो उससे भी कमजोर पोजीशन में है, तो क्या कर लेंगे? मेरी नज़र में हो सकता है ऐसा ना हो। और जहाँ तक मुलाकात का ताल्लुक है, बिल्कुल खान साहब को कानून के मुताबिक उनकी मुलाकातों का सबब बनना चाहिए।
ठीक है, मुलाकातें होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका कमर जमान कारा साहब। लेकिन इशू ये है कि जमहूरियत के अंदर हम देखते हैं, माजी में जरदारी साहब ने भी जेल लंबी काटी है, नवाज शरीफ साहब भी जेलें काट चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब भी काट चुके हैं, लेकिन ये जो लंबा गैप है ये शायद आवाम को खटक रहा है और होना ये चाहिए था कि मुलाकात हो जानी चाहिए ताकि जो भी इबहम पैदा हो रहा है लोगों के दिमाग में वो ख़त्म हो जाता, बट डजंट सीम लाइक कि गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है। एक ब्रेक लेते फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है साबिक वफाकी वज़ीर सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज़ खुर्रम दस्तगीर साहब ने। खुर्रम दस्तगीर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नए सूबों की एक बहस है, ये बहस तो वैसे पुरानी है, नई नहीं है, मुख्तलिफ अदवार में हुई भी है। पंजाब असम्बली से तो जनूबी पंजाब की करारदाद तक मंजूर हुई भी है। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि हमसे किसी ने इस हवाले से रब्ता नहीं किया नए सूबों के हवाले से, पर सर सवाल ये कि किसने करना था रब्ता? वफाक में तो नून लीग बैठी हुई है, ये तो नून लीग ने डिस्कस करना है या निचली सतह पर जो इख्तियारात देने हैं उसके ऊपर सूबों से बातचीत, और सूबों में जो गवर्नमेंट है उसमें एक पूरा सूबा पंजाब वो भी नून लीग के पास है। जी, पहली बात यह है कि नए सूबे बनाने में कोई असूली रुकावट नहीं है कि जी हम कहें ये नए सूबे नहीं बनने चाहिए, लेकिन इससे पहले कि हम इस पे चलें और पाकिस्तान का जो आइन का एक बुनियादी ढांचा है उसमें तरमीम करें, ये ज़रूर हमें इस पे गौर करना है कि जब मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि जी हाकमियत जो है वो इनअदाम हो गया, उसका कोलैप्स हो गई है, तो इसका एक्चुअली मतलब क्या है और क्या नए सूबे बनाने से इटसेल्फ सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज से क्या पाकिस्तान में हाकमियत बेहतर हो जाएगी? इसीलिए आपने जिस करारदाद का हवाला दिया, जनूबी पंजाब और बहावलपुरी करारदाद, उसकी पहली शिक ये है कि एक सूबा साज कमीशन कायम किया जाए जो इस मामले को देखे और इसकी मंतकी बुनियाद का तयन करे कि किस बेसिस पे नए सूबे बनेंगे। सिर्फ कहने की बुनियाद पे या एक बयान की बुनियाद पे या एक इबहाम मुबहम सी गुफ्तगू के जी पाकिस्तान में गवर्नेंस बड़ी खराब है और तो लिहाजा नए सूबे बनने में कोई असूली रुकावट नहीं है, लेकिन ये काम बड़ी एहतियात से और मंतकी बुनियादों पर होना चाहिए। और इसमें ये कह देना कि जी ये पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, भाई हकीकत ये है कि पाकिस्तान में जितना बड़ा सूबा है उधर हाकमियत उतनी ही बेहतर है, जितना छोटा सूबा होता जाता है हाकमियत खराब होती जाती है। उसकी बहुत सारी वजूहात आप कह रहे हैं कि पंजाब में हाकमियत या गवर्नेंस बेहतर है बाकी सूबों की निस्बत, इंक्लूडिंग सिंध? जी बिल्कुल, जी इसमें कोई शक नहीं है। तमाम जो डेटा है यही है, हम यही बिल्कुल नहीं कह रहे कि पंजाब में हाकमियत आइडियल है या बहुत अच्छी है, लेकिन दूसरे सूबों के मुकाबले में रिलेटिव टू अदर प्रोविंसेस डेफिनेटली वो बेहतर है हर लिहाज से। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं, ये बात आप लोगों को समझ आती है कि पीपल्स पार्टी, आपसे पहले कारा साहब मौजूद थे मेरे साथ, उनसे मैंने सवाल किया, मैं इसलिए आपसे ये सवाल करने की जसारत कर रही हूँ, आपको ये सेंस बनती है बतौर एक ऐसी जमात जो पीपल्स पार्टी के साथ चल रही है वफाक में एज इन ज़ाहिर है कि आइनी अहदे उनके पास हैं और वो कहते हैं कि हमने आप लोगों की हुकूमत बनाने में हेल्प की है, कि वो पंजाब में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार के ऊपर तो बात करने के लिए तैयार बैठे हैं कि अगर नए सूबे बनते हैं, बट सिंध में दे आर वेरी रिजिड एंड रिलक्टेंट अबाउट इट। उस पर वो कहते हैं कि जी जो आइन और कानून के दरमियान में रास्ता है उसको अपनाना चाहिए। सईद गनी साहब, तो ये जो सोच है ये मंतकी नहीं है। मसलन अगर हमारा ये ख्याल है, किसी का भी ख्याल हो सकता है कि भाई 2 करोड़ आबादी के ऊपर गवर्नेंस बेहतर है, उससे ज्यादा आबादी होगी तो खराब, तो फिर अगर सिंध की आबादी जो है वो 7 करोड़ है तो फिर उसमें 3 सूबे बनेंगे, वाज़ेह होना चाहिए ना जी। इसीलिए बेहतर यही है कि बजाय हम इलाज पहले तजवीज कर दें और हमें बीमारी की तशखीस ना कर सकें, इसको क्लियरली डिफाइन करना है कि जब हम बेहतर हाकमियत के लिए कहते हैं नए सूबे बनाने तो उसका क्या मतलब है। क्योंकि अगर ये कहना दूसरी तरफ, जो कि मेरी अपनी जाती राय है, मेरी जमात ने अभी अपनी राय नहीं दी, कि वाज़े तौर पे जो मुकामी हुकूमतों का निज़ाम जो है अगर उसको आईनी तौर पर खुद मुख्तारी दी जाए
اور اس کو مالیاتی طور پر جو ہے ایک طاقت دی جائے اور اس کو پوری طرح پابند کیا جائے، اس کا ڈیزائن ہو سکتا ہے نئی قانون سازی میں کہ وہ عوام کو براہ راست جواب دہ ہو. تو ایسی جو مقامی حکومتیں ہیں وہ پاکستان کی حاکمیت کا بڑا جو کرائسس ہے اس کو سولو کر لیں. اچھا، the idea is vice versa. ایک تو یہ ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، جو بھی سے آپ کی پوری گفتگو کا کیا کہتے ہیں کہ سٹانس آپ کا ہے یا بنیاد آپ کی یہ ہے کہ جہاں پر زیادہ عوام کی پاپولیشن موجود ہے اس صوبے کی ڈسٹریبیوشن کی بات کی جا رہی ہے. پر پھر اس لحاظ سے تو پھر ہم بلوچستان کی تو بات کر ہی نہیں پائیں گے، کیونکہ ڈسٹریبیوشن کے لیول پر عوام کے حساب سے پاپولیشن وہاں سب سے زیادہ کم پائی جاتی ہے. پر کیا یہ آئیڈیا اس طریقے سے جمہوریت میں let me just put my words in a way تاکہ کنفیوژن نہ رہے، وہ یہ ہے کہ کیا یہ آئیڈیا پریویل کر رہا ہے جو محسن نقوی صاحب نے بھی بات کی تھی، یہ ایڈمنسٹریشن بہتر ہونے کی ضرورت ہے، کہ بجائے اس کی پاپولیشن کے اوپر بات کی جائے. سر اس لحاظ سے تو پھر کراچی کی اور لاہور بہت اوور پاپولیٹڈ شہر ہو گئے نا، تو کیا اس طرح سے یہ سوچ پریویل نہیں کرنی چاہیے کہ ہم صوبے زیادہ اس لیے بنائیں تاکہ ڈسٹریبیوشن آف پاپولیشن ہو؟ اور یہ اس کی مثال آپ کو کینیڈا میں ملتی ہے، اس کی مثال آپ کو یو ایس اے کی بہت ساری اسٹیٹس ہیں جو کہ حجم میں بھی بڑی ہیں لیکن ان کی ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے کیونکہ وہاں پر انہوں نے پاپولیشن کی بنیاد پر نہیں کی ہوئی بلکہ ڈسٹریبیوشن آف لینڈ ہے. دیکھیے نا جی، امریکہ میں جو ہے سن 1900 میں غالباً جو ہے وہ 76 لاکھ آبادی تھی یا 7 کروڑ کچھ آبادی تھی. اب آج جو ہے وہ 30 کروڑ سے زائد آبادی ہے. کیا ان کی ریاستوں کی تعداد بڑھ گئی ہے؟ نہیں بڑھی. وہ 100 سال پہلے بھی 50 تھیں، آج بھی 50 ہیں. لیکن وہ کیوں ایشو وہاں ریز نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہاں لوکل گورنمنٹس بہت اسٹرانگ ہیں. وہاں کی لوکل گورنمنٹس جو ہیں وہ بجلی کے کارخانے چلاتی ہیں، وہاں کی لوکل گورنمنٹس ایئرپورٹس چلاتی ہیں، وہاں کی لوکل گورنمنٹس جو ہے وہ بہت بڑے بڑے جو یہ میکینزمس ہیں صفائی کے اور پانی کے وہ سب رن کرتی ہیں. یعنی ابھی ہم بہت شور اٹھا تھا زوران ممدانی کا نیو یارک میں. اب نیو یارک جو اٹ سیلف ہے اس کی جو اکانومی ہے وہ دنیا کے تقریباً تمام ملکوں سے بڑی ہے. ہمیں چند کو چھوڑ کے وہ صرف ایک شہر کی یا کیلیفورنیا کی ریاست کی. تو لہذا یہ کہہ دینا کہ جی انتظامی یونٹ بڑے توڑنے سے بہتر گورننس نہیں ہے. بہتر گورننس کو ڈیفائن کریں. تو یعنی کہ ہم جو بیڈ گورننس سمجھ رہے ہیں کہ مسئلہ لوکل باڈیز کا نہ ہونا ہے. چلے لیٹس پٹ جی مسئلہ میری نظر میں ایسی چونکہ لوکل باڈیز نہیں ہیں جو خود مختار ہوں. دیکھیے 2018 میں مسلم لیگ نون نے 2015 میں جو الیکشن کرائے تھے ان کی بنائی ہوئی لوکل گورنمنٹس ہزاروں ان کے منتخب عوامی نمائندے موجود تھے جسے آگے پی ٹی آئی کی حکومت نے سسپینڈ کر دیا. اب وہ ہزاروں عوامی نمائندے تمام لوکل گورنمنٹس وہ 3 سال سسپینڈ رہی ہیں، پھر ان کی مدت ختم ہو گئی تو لہذا وہ ختم ہو گیا. پنجاب میں آپ لوگوں کی گورنمنٹ ہے، آپ ابھی تک وہاں پر نہیں تو ابھی اسی لیے اگر کسی گورنمنٹ نے جو ہے نا یہ مشکل اور بھاری پتھر اٹھانا ہے تو پھر ایسی مقامی حکومتیں بنانی ہیں جن کے 3 کریکٹرسٹک ہونے چاہیے. ایک تو وہ آئینی طور پر خود مختار ہوں، یعنی ان کو کوئی صوبہ آ کر ان کو سسپینڈ نہ کر سکے. دوسرا یہ کہ جس طرح NFC ہے اس طرح صوبہ PFC کرے اور اپنے ہر ضلع کو اس کی آبادی، سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ انفراسٹرکچر کے مطابق ایک منیمم اماؤنٹ جو ہے وہ صوبے کے فنڈ سے ٹرانسفر ہوگی تاکہ ہر ضلع کو اس کا حصہ ملے. اور اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو نئی مقامی حکومتوں کا نظام ہم جو بھی بنائیں گے وہ ایسا ہونا چاہیے جس میں عوام کو جواب دہی براہ راست اور تیز تر ہو. اگر یہ 3 کریکٹرسٹک والی لوکل گورنمنٹس بن جاتی ہیں پورے ملک میں تو گورننس کی کرائسس کا بڑا حصہ، سارا نہیں لیکن بڑا حصہ حل ہو جائے گا. کیونکہ آج جو گورننس کا کرائسس ہے، اگر مجھ سے یہاں میں گجرانوالہ سے آپ سے بات کر رہا ہوں، گجرانوالہ میں میرے حلقے میں جو عوام ہیں ان کی تو ایک ہی ڈیمانڈ ہے، وہ کہتے ہیں خرم صاحب مہنگائی کٹاؤ. ان کا کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ آپ یونٹ بنائیں یا ایسے کریں. وہ کہتے ہیں جی ہماری معاشی حالات جو ہے نا اس کو بہتر کریں. تو گورننس کا ایک حصہ جو اکنامک گورننس کا ہے وہ اپنی جگہ پر رہے گا، لیکن جو زیادہ سروس ڈیلیوری ہے وہ لوکل گورنمنٹ نے کرنی ہے. اور اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ دیکھیں جہاں ہم کہتے ہیں جن صوبوں میں کہ جی وہاں نمائندہ حکومتیں نہیں ہیں،
फिर नुमाइंदा हुकूमतें अगर आप उन जिलों में कायम कर देंगे तो वो जो वहां एक जो कहते हैं आवाज अवाम की नहीं है, आवाज की कमी है, उस आवाज का जब मुकामी सतह पर इजहार होगा तो उसके सियासी तौर पर भी पाकिस्तान की मजबूती का नतीजा जो है उससे बाहर आएगा। तो इसके लिए तो ऑलरेडी आर्टिकल 140A मौजूद है, आर्टिकल 32 भी मौजूद है, इलेक्शन एक्ट 2017 में जो तरमीम की गई थी रिसेंटली और उससे पहले वो भी मौजूद नहीं तो है। 140 को इस दो हवालों से अमेंड करना है कि नंबर 1 कि वो जो है लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं वो उनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो सस्पेंड नहीं कर सकेगी, उनका ऑपरेशन किसी भी तरह रोक नहीं सकेगी। और दूसरा ये है कि एनएफसी की तर्ज पे सूबा पाबंद होगा कि वो हर जिले को ये बगैर 28वीं तरमीम के काम हो सकता है? ये जो अभी आपने बताया ये ऑलरेडी इसके लिए 28वीं तरमीम चाहिए होगी। जो काम बगैर उसके हो सकता है वो यही है कि जो हमने जो नया ज्यादा अवाम को जवाबदेह निजाम लेकर आना है वो सूबाई असेंबलियों की जवाबदीद है। और देखिए बहुत सारी हम ये भूल जाते हैं कि जब गवर्नेंस की बात होती है कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम को जो रेलेवेंट हाकमियत है वो सूबों के पास है, बहुत कम हिस्सा उसका जो है, जैसे मैंने कहा मुआशी हिस्सा वो वफाक के पास है, लेकिन मेनली जो कहते हैं जो सर्विसेज डिलीवरी है वो इस वक्त सूबों के पास है। और सूबे इसलिए डिलीवर नहीं कर पा रहे क्योंकि एक जो दूर सूबाई दारुल खिलाफा है उससे जिले में आप वाटर ड्रेनेज और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिलीवर नहीं कर सकते, उसको आपको बहरहाल लोकल सतह पर लोकल गवर्नमेंट चाहिए। और बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन देखना ये कि अगर ये 28वीं और कहा वैसे ये भी ज़रा क्विकली मैं फिर अगले मौजू की तरफ आती हूँ आपकी राय लेने के लिए कि नवंबर शायद वुड बी दैट मंथ जहाँ पे ये तरमीम जिस महीने में हो सकती है 28वीं। जी देखिए ये सियासत और जमहूरियत जो है ना जी वो एक मुस्तकिल मुज़ाकरात है और आपने एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करके जिसमें सिर्फ मंतक नहीं होती, सियासी जमातों के सियासी अज़ाइम होते हैं, उनके अपने मकसद होते हैं, वो उसको करेंगे, वो उसको परसू करेंगे। लेकिन यही आर्गुमेंट करके आई थिंक इस पे अगर इत्तेफाक हो जाए, जिस तरह मैंने कहा कि ये जो मिनिमम 3 चीजें हैं लोकल गवर्नमेंट्स के लिए, ये अगर सूबे जो हैं इस पे एग्री कर जाएं तो हम वाकई एक 21वीं सदी में के पाकिस्तान में एक बड़ी पेशरफ्त करेंगे। और जैसा मैंने कहा अभी तो हम सिर्फ उसको गवर्नेंस के हवाले से देख रहे हैं, उसके एक बहुत बड़े इफेक्ट्स जो हैं वो सियासी तौर पर होंगे। जब अगर देखिए ना दूर दराज बलोचिस्तान के जिले हैं या सिंध के जिले हैं, जनूबी पंजाब है, अगर उनको उनकी आबादी और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मुताबिक हर साल जो उनका हिस्सा फंड्स मिलते हैं और वो उसको लोकल सतह पर इस्तेमाल करते हैं और उसको अकाउंटेबल किया जाता है, तो ये एक बड़ी पाकिस्तान की जो इवोल्यूशन होगा, इर्तिका होगा पाकिस्तान की जमहूरियत। ठीक है, तो इसमें इवनली पार्टीज मान जाएंगी? ये तो देखिए ये तो गुफ्तगू का आगाज करेंगे, लेकिन आई थिंक अगर इसको हम ये कहेंगे कि सूबे नहीं बनाते और ये करते हैं तो शायद बहुत सारी क्योंकि सूबों के ऊपर जो है वो फिर बहुत बड़ी एक डिबेट होगी और आइन को बहुत जगहों से आपको अमेंड करना होगा। और देखिए पाकिस्तान की एक फाउंडिंग हैसियत है जिसकी बुनियाद पे ये 4 सूबे इकट्ठे हुए और ये मुल्क बना। जिसमें मैंने कहा असूली तौर पर इनके नए सूबे बनाने में कोई रुकावट नहीं है, लेकिन हमें ये क्लियर होना चाहिए कि नए सूबे किस बुनियाद पर बनाए जा रहे हैं। अगर हम जैसे मैं कहूंगा कि अगर हम कहते हैं कि जी 2 करोड़ पे एक सूबा होना चाहिए, यही बात कारा साहब भी करते हैं, 3 हिस्से होंगे और खैबर पख्तूनख्वा के भी खैबर पख्तूनख्वा के जो हैं उसके भी जो है वो 2 कम से कम हिस्से होंगे। हाँ, तो लिहाजा ये नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना, फिर हजारा नहीं रहेगा, फिर आपने इसको देखना है कि भाई आपने किस तरह ये जो तो ये पेचीदा काम है। इससे ज्यादा बेहतर और आसान ये है कि हम ट्रस्ट करें पाकिस्तान के अवाम पर कि वो जिन लोकल नुमाइंदों को इलेक्ट करेंगे वो उनको डिलीवर करेंगे। और ये हो सकता है मतलब जिस तरह अमेरिका में होता है कि जी उनका जो लोअर हाउस है उसको हर 2 साल बाद वो इलेक्ट होता है, तो पाकिस्तान की लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं उनको ज्यादा देर नहीं दे, आप 3 साल का वक्त दे दें और कहें जी हर 3 साल बाद इलेक्शन होगा या हर 2 साल बाद इलेक्शन होगा, ताकि उन्हें पता होगा जी उन्हें अवाम के पास जाना है और वो अकाउंटेबल है इस पैसे को खर्च करने के लिए और सर्विस डिलीवरी के लिए। ठीक है, लेकिन इसके लिए ज़ाहिर है कि एक पेज पर होना तमाम सियासी जमातों का बहुत ज़रूरी है।
اگر صوبے بھی بننے ہیں, بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب, اور اگر لوکل باڈیز کو ایکٹیو بھی کرنا ہے تو پھر گھر سے شروعات کرنی پڑے گی. یہی وجہ ہے کہ اس باتیں تو ساری جماعتیں اس حوالے سے کرتی ہیں. پیپلز پارٹی سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے ہم نے تو دیکھیں کراچی میں میئر بھی بنایا ہے, ہم تو اس سسٹم کو لے کے چل بھی رہے ہیں. نہیں چل رہے تو پنجاب والے نہیں چل رہے, کے پی والے نہیں چل رہے, بلوچستان میں دیکھ لیں وہاں پر کیا کیا, اور بلوچستان یا کے پی یا پنجاب سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے جو چل رہے ہیں ان کا حال کیا ہے. تو یہ جو ڈیبیٹ ہے یہ لامتناہی سلسلہ ہے. اس کو ظاہر ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا تمام صوبوں کی گورنمنٹس کی نمائندگی ہوگی, تمام صوبے بیٹھ کر اس پہ ڈسکشن کریں گے یا نہیں کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نیاز اللہ نیازی صاحب نے. ایم کے ایم پاکستان کے رہنما سلمان مجاہد بلوچ صاحب بھی میں جوائن کر چکے, دونوں کا بہت شکریہ. بلوچ صاحب, صوبوں کو لے کے ایم کے ایم کا ایک موقف سامنے آ رہا ہے, لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ مخالفت جو ہے وہ دو طرفہ ہے. رانا ثناء اللہ کے بارے میں جو موقف مصطفیٰ کمال صاحب نے اختیار کیا کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور ترمیم بھی ہو جائے گی, لائی جائے گی, اس بات کی عکاسی ہے کہ شاید باقی جو ترامیم ہوئی ہیں آئینی قانونی ترامیم وہ بھی شاید اسی طریقے سے ہوئی ہوں گی, لیکن اس میں ایم کیو ایم کا حصہ تو تھا. اور ابھی یہ جو نئے صوبوں کی بات چل رہی ہے اس میں پیپلز پارٹی بھی آپ لوگوں کے موقف کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے. تو کیوں لگتا ہے کہ نئے صوبے جو ہیں وہ بآسانی بن جائیں گے اور حکمران جماعت کو پتہ بھی نہیں چلے گا؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں, ڈائریکٹلی ہم اس بات پہ آ جاتے ہیں کہ آنے والی جو امینڈمنٹ ہے 28 امینڈمنٹ, جس کو 28ویں ترمیم کہا جا رہا ہے, اور اس میں یہ تمام چیزیں شامل ہونے جا رہی ہیں. اور جس طرح سے آپ نے ترامیم کی بات کی تو پچھلی جو 25ویں ترمیم ہوئی, 26ویں ترمیم ہوئی, 27ویں ترمیم ہوئی, ایون کہ جو آپ کے جو لا منسٹر ہیں طارڑ صاحب, انہوں نے ان کا یہ بیان جو ہے وہ, اور ان کے دیگر رفقا کا بیان بھی جو ہے وہ, ایون کہ فاروق ستار صاحب کا بیان بھی جو ہے وہ آن ریکارڈ ہے کہ انہوں نے فلور آف دا ہاؤس کا ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل ڈرافٹ ہے کیا. پہلے ایک ڈرافٹ دیا جاتا ہے, پھر دوسرا, جب تیسرا جو پاس ہونے کا ہوتا ہے وہ اچانک پیش کر دیا ہو جاتا ہے. تو مصطفیٰ کمال صاحب نے بات کی وہ اسی تناظر میں کی ہے. دیکھیں, اب جو صوبوں کا, بلکہ صوبہ تو نہیں کہوں گا میں, ایڈمنسٹریٹو یونٹی کہوں گا, جو ایک ڈرافٹ جس کو ہم کہتے ہیں مجوزہ ڈرافٹ جو ہے وہ سامنے آیا ہے, اور جس میں ہمارے بڑے بڑے جو ہمارے صحافی حضرات اینکرز ہیں اور پولیٹیکل لوگ ہیں, انڈسٹریلسٹ ہیں اور بیوروکریٹس ہیں, پولیٹیشین ہیں, سبھی اس پہ بات کر رہے ہیں, تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ بات کر رہے ہیں, اور تمام کی رائے بھی یہی بن رہی ہے کہ اب جو ہے وہ گورنرز کے حوالے سے, یعنی کہ آپ کی جو بد انتظامی ہے, آپ کی جو بیڈ گورننس ہے, آپ کی جو معاشی معاملات ہیں, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اب یہ ضرورت صرف ایم کیو ایم کی ہماری نہیں رہی, اب یہ جو ہے وہ پورے ملک کی ضرورت ہو گئی ہے. عوام کی تعداد 24 کروڑ سے زیادہ ہو چکی ہے. پھر آپ کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, آپ کی سیکورٹی کے مسائل ہیں, بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے, کے پی کے حالات آپ کے سامنے. تو اس کا ابھی بیسٹ سلوشن اب یہی ہے جو کہ سامنے آیا ہے, اور جس کو جو ہے وہ ہمارے بہت ہی پیارے وزیر داخلہ, جن کو طاقتور وزیر داخلہ بھی کہا جا سکتا ہے, محسن نقوی صاحب نے اس کو جب انفولڈ کیا, تو میں آپ کو بتا دوں انہوں نے کراچی میں تقریر کی تھی. جب یہ انہوں نے اس بات کی تو جو اس سے ایک رات پہلے انہوں نے کراچی میں زرداری صاحب سے, صدر پاکستان سے ملاقات بھی کی تھی, اور اس حوالے سے میرے خیال میں ڈسکشن بھی ہوگا. اس کے بعد انہوں نے اگلے دن اس بات کو کیا ہے, تو انہوں نے کوئی ایسی مطلب جان بوجھ کے تو بات کو نہیں چھیڑا انہوں نے, لیکن یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے پالیسی ملی. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ نیکسٹ ڈے جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو ترجمان ہے پاک فوج کے, انہوں نے ان سے بھی جب سوالات کیے گئے تو 3 دفعہ انہوں نے اپنی اس بات کو ریٹریٹ کیا, اور انہوں نے بھی محسن نقوی صاحب کے نکات کو پہلے تو کہا کہ ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے, لیکن جب ان سے 2-3 سوال دو دفعہ انہوں نے بھی ریسیٹ والے معاملے کے اوپر زور دیا. اس کا مطلب ہے کہ چلے اس سسٹم کو جب ریسیٹ کرنے کی بات ہوگی تو اس سے پہلے 28ویں ترمیم ہونا ناگزیر ہے. آپ بھی اس سے نیاز اللہ نیازی صاحب متفق ہیں, اور کیا اگر یہ 28ویں ترمیم اس بار ہوتی ہے جو کہ صوبوں کے حوالے سے ایک مہم بھی چل رہی ہے منظم قسم کی, تو پی ٹی آئی اس میں حصہ ڈالے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایاک نعبد و ایاک نستعین. فروا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ پنجاب اسمبلی میں جنوبی پنجاب کے بارے میں صوبہ بنانے اور بہاولپور کے بارے میں آلریڈی ریزولوشن موجود ہے, اور ہم نے اپنی حکومت کے دوران مختلف یونٹس بنائے تھے, جس میں ڈویژن بھی عمران خان نے بنائے اور ڈسٹرکٹ بھی بنے تھے, جس میں مری, تلگنگ, میاں والی کو ڈویژن, یہ چیزیں ہوئی. کیونکہ ایکچولی تو جو ایڈمنسٹریٹو یونٹس کا بنانا ہوتا ہے اس کو عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے. اسی طرح کے پی کے میں ہزارہ صوبے کے بھی ایک آئی تھی. تو اتنا بڑی آبادی اگر پنجاب کی ہے اور اتنی بڑی آبادی سندھ کی ہے, تو کیوں نہ صوبے ہونے چاہیے, 3 صوبے, جہاں 3
कम से कम 3-3 सूबे तो बनने चाहिए, जिस तरह अवाम की आबादी हो गई है, और इस तरह हम KPK के हक में हैं। लेकिन मैं एक बात करना चाहता हूँ कि ये कहते हैं कि जी हम अब ये नहीं करेंगे, हम तो कहते हैं कि ये करना ही हमें चाहिए, क्योंकि हकीकी नुमाइंदे अवाम के हम हैं। हम बाहर बैठे हैं 8 फरवरी के बाद, और आप फारूक को सहमत लेके बैठे हुए गवर्नमेंट में। अभी आपको जो गवर्नमेंट दी गई है ना आजाद कश्मीर की, आप ये कहते थे कि 26वीं और 27वीं तरमीम का भी हमसे जो ड्राफ्ट है वो शेयर नहीं किया गया। क्या वो तरामीम नहीं हुई? और वो तरामीम ऐसे हुई कि आपकी KPK की एक सेनेट की असेंबली, सेनेट का इलेक्शन भी नहीं हुआ। फरवा आर्टिकल 213 कॉन्स्टिट्यूशन का 239 ये कहता है सब क्लास 1 कि आप अगर सूबों की हदबंदी करेंगे तो आपको चारों सूबों की नुमाइंदगी 2/3 चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए। लेकिन अगर आप वो जो जिस तरीके से आपने 26वीं तरमीम और 27वीं की, उसके लिए आपको आर्टिकल 239 का सब क्लास 4 ये कहती है कि आपको पूरा हाउस की नुमाइंदगी चाहिए। वहां तो नुमाइंदगी नहीं थी, तो आपने 2 अमेंडमेंट कर दी जब आपके पास इलेक्शन ही नहीं था सेनेट का KPK का, तो आपने वो अमेंडमेंट कर डाली। अब जितने तक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की बात है, और आर्टिकल 140A कहता है कि आपने लोकल गवर्नमेंट को मजबूत करना है, यानी लोकल गवर्नमेंट काम करेगी और सूबाई हुकूमत उनके अख्तियारात देगी। इनसे पूछें जो हुकूमत में रहे 35 साल से कि क्या आपने सूबाई असेंबली ने नीचे अख्तियारात दिए? क्या नीचे तक लोकल बॉडीज मजबूत हुई? हम ये भी कहते हैं कि लोकल बॉडी बाकी मुल्कों में भी आप जाके देखना स्ट्रक्चर किसी भी जमात के पास इसलिए नहीं होगा क्योंकि जितनी भी जमातें इक़्तिदार में मौजूद हैं, सबकी कोशिश है कि कहीं ना कहीं, जी बिल्कुल वही कह रही हूँ कि PTI ने भी अपने दौरे हुकूमत में नहीं दिए थे। आपको याद होगा इस्लामाबाद के मेयर का जो वो केस चला था, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उसमें आना पड़ा, वहाँ केस चला, फिर जो सिचुएशन थी, तो लोकल बॉडीज़ के ऊपर तो मेरा ख्याल से किसी भी जमात ने उस तरीके से स्टांस नहीं लिया। बट क्या यही वजह है कि 28वीं तरमीम नागुज़ीर है? और मैं थोड़ा सा आगे लेके चलना चाहती हूँ बरूद साहब की तरफ भी, और क्या अगर यही हल है और 1 यूनिट की तरफ चीज़ें जाना चाह रही हैं, या इस तरह भी चलाई जा सकती तो है, अगर हाइब्रिड निज़ाम चल सकता है, हाइब्रिड प्लस चल सकता है, कुछ लोग कहते हैं, जो भी इसको नाम दे दें, तो क्या चीज़ें वाकई उस तरफ जा रही जिस तरफ DG ISPR ने इशारा किया था, या मोहसिन नकवी साहब ने बात कह के यूटर्न ले लिया था? बलोच साहब देखें, मेरी बहन इसमें सूरत हाल ये है कि मेरे भाई ने भी आर्टिकल 140A का जिक्र किया ना, तो MQM तो अपने मंशूर में इसको शामिल कर चुकी है, और MQM ने आर्टिकल 140 से 18वीं तरमीम में शामिल कराने का गुनाह किया था और फिर सपोर्ट किया था। इसीलिए क्या था कि आप लोकल गवर्नमेंट को जो उनके नुमाइंदे उनको इख्तियारात दें, उनको फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्जीक्यूटिव इख्तियारात दें, लाइक वाइज जैसे मुशर्रफ साहब के दौर में थे। लेकिन अभी कल ही मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में खालिद मकबूल साहब के साथ बैठ के कि हमने 25वीं तरमीम पे प्राइम मिनिस्टर को उनको राज़ी कर लिया, PMLN राज़ी हो गई। आखिर में पीपल्स पार्टी ने फिर ब्लैक मेलिंग की, फिर प्राइम मिनिस्टर ने कहा अगले में ले आएंगे, फिर 26वीं तरमीम में भी हो गया, और यही बात जो है तमाम जमातों ने मान ली, पंजाब ने भी मान ली, सबने मान ली, और लेकिन फिर पीपल्स पार्टी खड़ी हो गई। फिर 27वीं तरमीम में तो हमें ये एश्योर करा दिया गया, प्राइम मिनिस्टर ने बुला के हम लेकर आ रहे हैं और आप इसकी तैयारी करें। लेकिन आखिरी वक्त में पीपल्स पार्टी ने फिर ब्लैकमेलिंग की और कहा कि अगर आपने आर्टिकल 140A की जो शीख की जो तरमीम है अगर उसको शामिल किया आपने 27वीं तरमीम, हम बाकी शीखों पे वोट नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है जी, इस दफ़ा आप रुक जाए, अगली दफ़ा देख लेंगे। तो प्रॉब्लम जो है वो अगर आर्टिकल 140A का इम्प्लीमेंटेशन आइन के मुताबिक हो जाता है और पूरे मुल्क में लोकल गवर्नमेंट को उसके पावर्स मिल जाते हैं, जैसा कि हम सुप्रीम कोर्ट गए थे, साबिक चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने बड़ा डिटेल उसमें फैसला दिया था कि जी इसको हर तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो हम तो सिर्फ सिंध के लिए और पूरे मुल्क के लिए डिमांड कर रहे थे ना, लेकिन अब जब वो नहीं करके दे रहे, नहीं मान रहे, तो अब हम क्या करें? हमारे पास क्या रास्ता है? कराची और सिंध की तबाही आपके सामने है। कराची में जो 18 साल में जो तबाही की गई है इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, सड़कों के हवाले से, अमनो अमान के हवाले से, यहाँ तो कुछ भी नहीं है ना। तो अब जो है सबसे बेहतरीन हल यही सामने आ रहा है कि जितने भी हमारे डिवीजन्स हैं, डिवीजन्स में देखें ना बाउंड्री चेंज होनी है, ना उसमें अफसर चेंज होना है, ना उसमें जो है तमाम हुकूमती चीजें चेंज होनी है। डिवीजन को अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना देंगे तो उससे क्या होगा? डिवोल्यूशन ऑफ पावर ऑटोमेटिकली हो
جائے گا. ڈائریکٹ جو پیسہ ہے وہ صوبوں کو ایڈمنسٹریٹو یونٹ کو جائے گا. جیسے ابھی 4 صوبے ہیں, اب پنجاب کی پاپولیشن ابھی 13 کروڑ سے زیادہ ہے. آپ کی تو یہ بھی ڈیمانڈ ہے ایم کیو ایم کی رہی ہے کہ کراچی کو ڈائریکٹ اس کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ وفاق کے انڈر دے دی جائے. اس پہ بھی پیپلز پارٹی کو ایشو ہے, حالانکہ یہ بات آپ نے متعدد مرتبہ دہرائی بھی ہے. اب دیکھنا یہ کہ پتہ نہیں آپ لوگوں کی بات نون لیگ سنتی ہے یا اب کی بار پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کراچی جو ہے نا ملک پاکستان کو چلاتا ہے, ملک پاکستان کو پالتا ہے. تو کراچی کا ایشو یہ ہے کہ جناب کراچی جو ہے وہ آپ کو وفاق کو تقریباً 70% دیتا ہے اور صوبے کو 95% دیتا ہے. اگر کراچی کو آپ نے اگنور کیا اور کراچی کے ساتھ یہی معاملات رہے تو پھر آپ کس طرح سے معاملات کو آگے چلائیں گے. اب کراچی کا تو یہ حال ہو گیا, کراچی کا بزنس کمیونٹی, یہ ڈیمانڈ بھی دیکھیں 3 سال پہلے یہاں پر ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں اس وقت چیف آف آرمی وہ کراچی ہے, تو انہوں نے اس بات کی اس آئیڈیا کو انیشیٹ کیا تھا کہ ملک میں مزید جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ کے صوبے بننے چاہیے گورننس کو بہتر کرنے کے لیے. اس میں تو دیکھیں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر آپ 11 ارب روپے کا جہاز خرید سکتا ہے کوئی صوبہ 11-12 ارب کا, تو اس کا مطلب ہے کہ ایڈمنسٹریشن بھی کنورٹ تو کی جا سکتی ہے, نیا صوبہ بھی بنایا ہی جا سکتا ہے, اختیارات جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کیے ہی جا سکتے ہیں. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن کیا یہ کنورژن اتنی آسان ہوگی, یہ ایک پوائنٹ ہے, اور کتنی کنورژن ہوگی, کیا بلوچستان کی طرف اتنی کنورژن ہوگی جتنی پنجاب کے حصے میں ہوگی, یہ ایک سوال ہے. بلوچ صاحب کوئکلی کیجیے گا, پھر میں نئے صاحب کی طرف جاتی ہوں. ایک جملہ بتا دوں آپ کو, آرٹیکل 239(4) کا ذکر کیا کہ جس میں 18ویں ترمیم میں یہ شیک ڈال دی گئی جان بوجھ کے, تاکہ اپنی سندھ کو اپنی راجدھانی بنانے کے لیے پیپلز پارٹی نے کہ اس کو جو ہے وہ اس صوبے کی جو ہے متعلقہ اسمبلی 2/3 جو ہے وہ تو کبھی بھی نہیں کرے گی, کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارا صوبہ تقسیم ہو. تو اس شیک کو بھی ختم کرنے کے لیے ایم کیو ایم کی آلریڈی قرارداد موجود ہے, اور وہ ریزولوشن جو ہے وہ ہمارا جو بل ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں جا چکا ہے. اس پہ ڈیبیٹ میں نیائی صاحب کی طرف جاتی ہوں. نیائی صاحب 28ویں ترمیم میں اس شیک کو بھی ختم کر دیا جائے, پارلیمنٹ میں اختیار لے لینا چاہیے. ٹھیک, نیائی صاحب ابھی آپ لوگوں کا کیا پلان ہے؟ میں لاسٹلی آپ سے پوچھنا چاہتی 27 سپٹمبر کے حوالے سے کہ جو فیصلہ ابھی سہیل خان افریدی صاحب نے کیا ہے, کیا اس پہ بیرسٹر گوہر اور دیگر بھی لبیک کہیں گے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ جو 5 اگست کا جلسہ ہوا پشاور میں, تو اس میں کلیئر کٹ انہوں نے, چیئرمین بھی تھا, گوہر صاحب بھی تھے, سہیل افریدی صاحب بھی تھے, تو ہم نے کال جو 27 دسمبر کی دی ہے, 27 سپٹمبر کی ساری, تو وہ کال تو انٹیکٹ ہے. اسی کے لیے اسٹریٹ موومنٹ جاری ہے. پنجاب کا کے پی کے کا چیف منسٹر بھی جا رہا ہے ہر شہر میں, اور ہمارے پاس اور کوئی آپشن کوئی نہیں ہے. کہ آپ دیکھیں کہ خان صاحب سے ملاقات کے لیے ملاقات 8 مہینے سے نہ ان کی بہنوں کی نہ وکلاء کی, اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے آرڈر کو مانا نہیں جا رہا. اسی وجہ سے کل سپریم کورٹ میں ہم نے اس کنٹمپٹ کو چیلنج کیا ہوا تھا. تو میرا خیال خان صاحب کی آج جیل اتھارٹی نے رپورٹ جمع کرائی ہے. تو ہمارے پاس آرٹیکل 15 آف دا کانسٹیٹیوشن یہی کہتا ہے, اور یہ پارٹی کے لوگ بیٹھے ہیں ان کے پاس یہ جاتے رہیں اور ہمیشہ یہ لانگ مارچ اور دھرنے بھی کرتے رہیں. تو ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ ہم پرامن طریقے سے اپنا احتجاج کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ جو احتجاج ہے یہ مختلف اس لیے کہ احتجاج شاید اب کی بار حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے نہیں ہے بلکہ ملاقات آنے کے لیے ہے, جو سہیل خان افریدی صاحب کا پہلا موقف بھی تھا. اور جمہوریت میں احتجاج جو ہیں وہ جمہوریت کا حسن ہوتے ہیں اگر وہ دائرے میں رہ کر ہو رہے ہیں. تو پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو گیا, میں دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. نیاز اللہ نیائی صاحب, سلمان مجاہد بلوچ صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. ناظرین کل ملتے ہیں, اللہ حافظ.